क्या करूं, ये जल्लाद आज नहीं छोड़ेगा। ईशिता आज फिर क्लास के लिए लेट हो चुकी थी और ऊपर से उसकी किस्मत का पहला लेक्चर प्रोफेसर जयान का था। यूनिवर्सिटी का सख्त तरीन प्रोफेसर, जिसके अताब का शिकार ईशिता हमेशा रहती थी। वो हमेशा की तरह आस्तीने फोल्ड किए रोबदार आवाज में लेक्चर डिलीवर कर रहा था। अपनी दोस्त की तरफ से मदद का मैसेज मिलते ही वो पिछली साइड पर आई, जहां की खिड़की खुली हुई थी। वहां से घुसकर वो खामोशी से क्लास ज्वाइन कर सकती थी। उफ, ये भी तो इतनी ऊंची है। एड़ियों के बल ऊंची होती वो चढ़ने की कोशिश में हलकान हो रही थी। ये लीजिए मिस इशिता, उम्मीद है कि इससे मदद मिल जाएगी। किसी ने अचानक उसके पीछे कुर्सी रखी। थैंक्स यार, वो अपनी धुन में कहती। जूं ही पलटी तो सामने संजीदा तासुरात लिए बाजों सीने पर लपेट कर खड़े जयान को देखकर उसकी सांस। यूनिवर्सिटी के सामने रिक्शा रुकते ही वो जल्दी से बैग और फाइलें संभालती क्लास के लिए भागी। उसने ब्लू जीन्स पर व्हाइट कलर की लाइनिंग वाला कुर्ता पहना था, गले में स्कार्फ लिपटा हुआ था, जबकि आंखों पर बड़े ग्लासेस वाला चश्मा लगाया था। छोटे से चेहरे पर इतना बड़ा चश्मा उसे बचकाना लुक दे रहा था। क्या करूं, ये जल्लाद आज नहीं छोड़ेगा। हजार कोशिशों के बावजूद भी इशिता आज फिर क्लास के लिए लेट हो चुकी थी और ऊपर से उसकी किस्मत का पहला लेक्चर प्रोफेसर जयान का था, जो यूनिवर्सिटी का सख्त तरीन प्रोफेसर था। उसके अताब का शिकार इशिता हमेशा रहती थी। क्लासरूम के बैक डोर से उसने देखा तो वो स्किन पैंट पर ब्लू शर्ट में हमेशा की तरह आस्तीने फोल्ड किए रोबदार आवाज में लेक्चर डिलीवर कर रहा था। उसने अपनी दोस्त सुहानी को मैसेज किया, जिसने उसे सर के मसरूफ होने का बताया। उसकी तरफ से मदद का मैसेज मिलते ही वो पिछली साइड पर आई, जहां की खिड़की खुली थी। वहां से खिसक कर वो खामोशी से क्लास ज्वाइन कर सकती थी। उफ, ये भी तो इतनी ऊंची है। एड़ियों के बल ऊंची होती वो चढ़ने की कोशिश में हलकान हो रही थी। ये लीजिए मिस इशिता, उम्मीद है इससे मदद मिल जाएगी। किसी ने अचानक उसके पीछे कुर्सी रखी। आवाज इतनी करीब से उभरी कि इशिता के हाथों की गिरफ्त खिड़की के किनारे पर ही जम गई। वो जल्दी में थी, सांस फूली हुई थी, माथे पर पसीने की नरमी थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे पूरी यूनिवर्सिटी उसकी धड़कन सुन सकती हो। थैंक्स यार, हाँ ये जल्लाद सच में नहीं छोड़ेगा मुझे। मगर अगले लम्हे अपनी धुन में कहती। जो ही वो कुर्सी पर पांव रखकर पलटी तो उसकी जुबान जैसे हलक में अटक गई। सामने संजीदा तासुरात लिए बाजू सीने पर लपेट कर खड़े जयान को देखकर उसकी सांस सीने में अटक गई। वही प्रोफेसर जयान जिसके नाम से पूरी क्लास सीधी होकर बैठ जाती थी, बाजू सीने पर बांधे हुए आस्तीने कोहनियों तक फोल्ड, चेहरे पर सर्द संजीदगी और आंखों में एक ऐसी खामोश सख्ती जो किसी भी गलती को माफ करना नहीं जानती थी। इशिता के पांव कुर्सी पर थे, एक हाथ खिड़की के फ्रेम पर, दूसरा हवा में रखा हुआ और उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। जयान ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा, फिर खुली खिड़की की तरफ, फिर कुर्सी की तरफ और आखिर में उसकी कांपती हुई आंखों पर नजरें जमा दी। तो मैं से शीता, उसकी आवाज धीमी मगर काटदार थी। क्लास में आने का ये नया बाइज्जत तरीका है। इशिता ने फौरन पांव नीचे रखने चाहे, मगर घबराहट में उसका तवाजन बिगड़ गया। वो गिरने वाली थी कि जयान का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। इशिता की सांस अटक गई। जयान की उंगलियों की गिरफ्त सख्त थी, मगर उस सख्ती के पीछे एक अजीब सी हिफाजत भी थी। उसने उसे गिरने से बचा लिया था, मगर अगले लम्हे उसने उसकी कलाई छोड़ दी, जैसे वो लम्हा कभी हुआ ही ना हो। सर, मैं वो इशिता के होंठ कांप रहे थे। सर, उसने सरसराती आवाज में कहा। झूठ बोलने से पहले सोच लीजिएगा, जयान ने इतनी सर्द आवाज में कहा कि इशिता की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसके बाद वो कुछ ना बोल पाई। आप बाज आने का क्या लेंगे? अब की बार उन्होंने तंजी अंदाज अपनाया। सॉरी सर, वो नजरें झुका गई। क्लास में सन्नाटा फैल चुका था। कुछ तालिब इल्म खिड़की की तरफ देख रहे थे, कुछ अपनी हंसी रोक रहे थे और इशिता को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी क्लास में नहीं बल्कि अदालत में खड़ी थी। अगर पढ़ाई में संजीदा है तो नींद पूरी करने के बजाय जल्दी उठ जाया करें। अब चलें क्लास में, इसी वक्त और इसी रास्ते से जिससे इंसान आते हैं। कहते हुए जयान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसे लताड़ कर वो क्लासरूम में चला गया। पीछे से इशिता ने सुख की सांस ली। सर की एक बात अच्छी थी कि वो पढ़ाई में जितना भी सख्त था, बच्चों को क्लास से नहीं निकालता था। रज के बेइज्जत कर देते मगर क्लास में बिठा लेते। क्लास के दौरान उसकी दोस्त मुड़कर इशारे करने लगी, मगर वो नजरें सामने बोर्ड पर जमाए रही।
जानती थी कि सर की नजरें आज इसी पर रहेंगी और लेक्चर के दौरान सवाल पूछने और बेइज्जत करने का सिलसिला जारी रहेगा। जब तक कोई और स्टूडेंट उन्हें अपनी तरफ मतवज्जो ना करता, स्टूडेंट्स भी दुम साध कर लेक्चर सुन रहे थे। कोई भी इस तूफान का रुख अपनी तरफ नहीं करना चाहता था। इधर उनकी क्लास खत्म हुई, उधर उनकी सांस में सांस आई। आज तो तुम बुरी फंसी। सुहानी उस तक आई। ये शुक्र है कि सर ने क्लास में बिठा लिया, वरना लेक्चर मिस हो जाता। वो इतने में ही खुश थी। तुम जरा जल्दी आने की कोशिश किया करो, वो हमदर्दी के लहजे में बोली। चाची भी मुझे वक्त पर निकलने नहीं देती हैं, जानबूझकर कोई ना कोई काम पकड़ा देती हैं। इस मामले में वो बेबस थी। चलो अब तो 2 सेमेस्टर रह गए हैं, उसने तसल्ली दी। लॉन में चलते हैं, मैं स्टार्टिंग के पॉइंट्स तुम्हें बताती हूँ। क्लास में तो 15 मिनट है। वो चलती हुई बाहर निकल गई। दोपहर वो पॉइंट के जरिए घर पहुंची। किचन हस्बे मामूल खाली था। उसने आटा निकालकर रोटी बनाई और फ्रिज से पिछली रात का साला निकालकर खाया। उनके घर 2-2 मुलाजमाएं आती थी, मगर ये सहूलत इशिता को हरगिज हासिल नहीं थी। अपने लिए चाय बनाकर वो अपने कमरे में आ गई। अभी थोड़ी देर बैठी थी कि चाची आ गई। यूनिवर्सिटी जाती हुई या बादशाहों की तरह सैर करने? इशिता खामोश ही रही। चलो विराज और नायरा के लिए रोटियां बनाओ, वो कहकर चली गई। मजबूरन उसे उठना पड़ा। सालन मुलाजमा बनाकर जाती थी, रोटियां भी उससे बनवाई जा सकती थी, मगर ताजा रोटी के नाम पर इशिता को काम लगाना उनका पसंदीदा मशगला था। उन्हें खाना देखकर किचन समेटकर वो वापस कमरे में आई। अभी उसे रात का खाना बनाना था। वो तो इशिता पढ़ाई में अच्छी थी, जो ऐसी रूटीन में भी अच्छे नंबर ले लेती थी, वरना कोई और होता तो शायद पास ही ना हो सकता। कुछ अर्सा पहले जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी, मगर अब हालात ने ऐसे पलटा खाया कि जो माँ बाप की आंखों का तारा थी, अब वो एक बोझ का दर्जा रखती थी। इस घर में वो माँ बाप के साथ रहती थी। चाचा भी अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहते थे। 4 साल पहले माँ बाप के मरने के बाद सबके रवैये बदलने लगे। उसे ना चाहते हुए भी ये सब बर्दाश्त करना पड़ा था। इनकार की सूरत में उसके पास कोई जायपना ना था। बस अब वो पढ़ाई मुकम्मल होने के इंतजार में थी कि अपने पांव पर खड़ी हो सके। मामा, उसकी हालत देखकर उस वक्त तो मुझे गुस्सा आता है, मगर बाद में सोच सोच कर हंसी भी आती है। रात के वक्त वो अपनी वालदा को पूरे दिन की रोदास सुना रहा था। ऐसी अजीब लड़की है कि हर बार कुछ नया करके हैरान कर देती है। उसके पास एक से एक नया बहाना होता था। कुछ सड़क ब्लॉक करवा देती है, कभी एक्सीडेंट तो कभी बॉम्ब ब्लास्ट, और एक्टिंग इतनी जबरदस्त कि आप फौरन यकीन कर लें। बस आज वो मेरे सामने भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी। वो उस वक्त वो दिन वाला बारो प्रोफेसर जयान नहीं लग रहा था, ये तो कोई और ही शख्सियत थी। अच्छा, अब आप सो जाएं, मुझे भी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक करनी है। वो उनके माथे पर लब रखता चला गया, जबकि वो उसे देखती रही। वो पिछले कुछ अरसे से फॉलिज का शिकार होने की वजह से हरकत करने और बोलने से कासर थी। जयान ने उनके लिए मुलाजमा रखी थी। रात के वक्त वो अपनी माँ के साथ वक्त गुजारता ताकि वो खुद को बेबस महसूस ना करे। अगले दिन इशिता तैयार होकर वक्त से पहले यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। उसके चोरी छुपे जाने पर चाची दांत पीस कर रह गई। इशिता को अजियत देकर उन्हें कोई अनजानी खुशी मिलती थी। वहां जाकर भी उसका ध्यान घर की तरफ रहा। उसको आने पर हस्बे तवक्को वो इंतजार में थी। मिल गई फुर्सत घर आने की। उसे देखते ही शुरू हो गई। बस असाइनमेंट, उसने बोलना चाहा। बस चुप, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी मसरूफियात। बस भाई, अब हम जवान बच्ची को छूट नहीं दे सकते। कल से यूनिवर्सिटी बंद। वो सफाकी से बोली। उसे तकलीफ देकर उनकी अना को सुकून मिलता था। प्लीज चाची, मैं पढ़ाई बंद मत करवाएं। वो मिन्नत पर उतर आई। मैं कह चुकी हूँ, वो एक दिन मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। वो बचकानापन से बोली। अब तुम्हें फीस के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। फीस के बगैर जा सकती हो तो चली जाओ। वो तो कंधे उचकाती हुई चली गई। इशिता वहीं घुटनों के बल गिरी। इस वक्त से वो डरती थी, जानती थी आज उसकी हिम्मत करने की सजा। पढ़ाई छूटने की सूरत मिली थी। सारी रात वो रोती रही। अगले दिन सुबह सुबह चचा के कमरे में पहुंची। क्या मसला है? वो उसे देखते ही माथे पर बल डाले बोले। चचा, चाची क्या कह रही हैं? वो उन्हें नजरअंदाज करके रमेश चंद्र की तरफ बढ़ी। वहां कहाँ जा रही हो? मुझसे बात करो। मैंने कह दिया है कि अब हम तुम्हारी फीस नहीं भरेंगे। उन्होंने उसका कंधा खींचा। चचा कुछ बोले ना। वो उन्हें नजरअंदाज किए बोली। तुम्हारी चाची सही कह रही हैं। आखिर उनके बोलने पर इशिता की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। वो सिसकी भरते हुए कमरे में वापस आ गई। वो उस वक्त इतनी परेशानी में थी कि यूनिवर्सिटी ना जा सकी। जयान ने उसकी तलाश में पूरी क्लास में नजर दौड़ाई, मगर उसे ना पाकर माथे पर बल आ गए।
رات کو سہانی کی کال آئی تو اسے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا. وہ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکی تھی. اچھا تم یونیورسٹی تو آؤ. آخر وہ بولی. کیسے آؤں؟ میرا تو کوئی اور وسیلہ نہیں ہے. کیسے ادا کروں گی فیس؟ اس کے آنسو بہہ نکلے. اس سیمسٹر کا تو مکمل کرو, پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. صبح ہر حال میں یونیورسٹی آؤ. سہانی کے سمجھانے پر وہ اگلے دن یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی. کلاس کے اندر داخل ہوتے ہی زیان نے لیکچر روک دیا. پورے ہال میں خاموشی تھی. آپ کو پتہ ہے پڑھائی میں لاپرواہی کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بھاشن کے سامنے آیا اور ایشیتا کی طرف دیکھ کر بولا, سر آئندہ نہیں ہوگا. ایشیتا نے سر اٹھانے کی ہمت نہ کی. یہ جملہ پچھلے 3 ہفتوں میں 5 بار کہہ چکی ہیں. اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا, مگر اسی سکون میں غصہ چھپا تھا. ایشیتا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی, مگر اس نے پلکیں جھکا کر آنسو روک لیے. وہ رونا نہیں چاہتی تھی, خاص طور پر اس شخص کے سامنے نہیں جو ہمیشہ اس کی کمزوری پکڑ لیتا تھا. آپ آج لیکچر کے بعد میرے آفس میں آئیں گی, زیان نے بورڈ پر رکھا مارکر اٹھاتے ہوئے کہا. ایشیتا کا دل دھک سے رہ گیا. آفس؟ اس کا مطلب تھا مزید ذلت, ڈانٹ, شاید ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ. سر پلیز, وہ آہستہ سے بولی. زیان کی نظریں فوراً اس پر جم گئیں. پلیز تب کہنا چاہیے جب انسان غلطی سے پہلے سوچے, غلطی کے بعد نہیں. ایشیتا خاموش ہو گئی. لیکچر شروع ہو چکا تھا, مگر ایشیتا کا دھیان الفاظ پر نہیں تھا. ہر 2 منٹ بعد اسے محسوس ہوتا زیان کی نظریں اس پر آ کر ٹھہر جاتی ہیں. وہ پڑھا رہا تھا, مگر جیسے اس کی ہر بات میں ایشیتا کے لیے چھپا ہوا طنز تھا. زندگی میں ڈسپلن نہ ہو تو قابلیت بھی ضائع ہو جاتی ہے, اس نے بورڈ پر لکھتے ہوئے کہا. ایشیتا نے ہونٹ بھینچ لیے. اسے معلوم تھا یہ جملہ اسی کے لیے تھا, مگر کیا وہ جانتا تھا کہ وہ ہر روز دیر سے شوق سے نہیں آتی؟ کیا وہ جانتا تھا کہ صبح گھر میں ناشتہ بنانے, چاچا کی دوائی لانے, پانی بھرنے اور سارا گھر سمیٹنے کے بعد یونیورسٹی پہنچنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں, اسے کیا پتا. اس کے لیے ایشیتا صرف ایک لاپرواہ, ضدی, غیر سنجیدہ طالبہ تھی. میرے آفس میں آئے. لیکچر ختم ہوا تو زیان نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا, فائل اٹھائی اور بغیر اس کی طرف دیکھے کہا. سب طالب علم باہر نکل گئے. ایشیتا وہیں کھڑی رہی. اس کی دوست سہانی جاتے جاتے اس کے قریب آئی. پریشان نہ ہو, سب ٹھیک ہوگا, سہانی نے تسلی دی. پہلے میری مصیبتیں کم ہے کیا, اوپر سے یہ بھی, بس پرارتھنا کرو میری ڈگری بچ جائے. کلاس خالی ہوگی. ایشیتا خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی. کوریڈور لمبا لگ رہا تھا. ہر قدم پر اسے لگتا کوئی اسے دیکھ رہا ہے, کوئی اس پر ہنس رہا ہے. سر زیان کے آفس کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئی. اس نے اندر جانے سے پہلے گہری سانس لی. زیان اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا. دروازہ بند کریں. ایشیتا کا دل زور سے دھڑکا. سر پلیز, وہ منمنائی. دروازہ بند کریں مس ایشیتا, یہ ڈانٹ عوامی اعلان نہیں ہے. ایشیتا نے کانپتے ہونٹوں سے دروازہ بند کر دیا. وہ سامنے کرسی کے پاس کھڑی رہی. آپ کے اٹینڈنس ریکارڈ میں کمی ہے. اسائنمنٹ 2 بار لیٹ, کلاس میں توجہ کم, اور اب کھڑکی سے داخل ہونے کی کوشش. آپ یونیورسٹی پڑھنے آتی ہیں یا مستی کرنے؟ اتنے اہم موقع پر لاپرواہی کا مقصد؟ زیان نے فائل کھولی. ہر چیز لاپرواہی نہیں ہوتی سر, کبھی کبھی انسان بس اپنے ٹارگٹ تک پہنچ نہیں پاتا. ایشیتا نے آہستہ مگر بھاری آواز میں کہا. وجہ؟ وہ سیدھا پوچھ رہا تھا. ایشیتا خاموش ہو گئی. وہ اپنی چاچی کی ذلت, بے بس چچا کی بے بسی, ہر صبح کی جنگ کسی اجنبی پروفیسر کو کیسے بتاتی؟ کوئی وجہ نہیں, اس نے سر جھکا کر کہا. زیان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کچھ بدلا, جیسے اسے اس کے جواب میں جھوٹ نہیں, چھپی ہوئی تکلیف محسوس ہوئی ہو. مگر وہ فوراً پھر سخت ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر سزا بھی بغیر وجہ کے پوری کریں. اگر آپ ایک دن بھی لیٹ ہوئی تو مکمل لیکچر نوٹس ہاتھ سے لکھ کر جمع کرائیں, اور اس کے اگلے 15 دن 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو میں آپ کا کیس ایکڈیمک کمیٹی میں بھیج دوں گا. ایشیتا کے لب کھل گئے. سر 15 دن, آپ کو مسئلہ ہے؟ نہیں, اس نے مشکل سے کہا. جا سکتی ہیں. ایشیتا پتلی تھی کہ زیان کی آواز دوبارہ ابھری. کم بیک مس ایشیتا. اس نے رکتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس کے کہنے پر وہ واپس پلٹی. سیٹ ڈاؤن. اب کی بار انداز میں نرمی تھی. اپنی پرابلم بتائیں. اس کے انداز پر جیسے کچھ سمجھ گیا. کوئی پرابلم نہیں ہے سر, اس نے انکار میں سر ہلایا. ہم یہاں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, اندازہ کر سکتے ہیں آپ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ پتہ لگائیں کہ آپ کی پرفارمنس کیوں خراب ہو رہی ہے. اگر آپ کچھ بتائیں گی تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا. تھینکس سر, مگر جلدی یہ پرابلم ختم ہو جائے گی اور آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. اس کا مطلب یونیورسٹی چھوٹنے سے تھا. زیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا. آفس میں خاموشی پھیل گئی. ایشیتا فوراً باہر نکل گئی. جیسے مزید ایک لمحہ رکتی تو رو پڑتی. یونیورسٹی کے لان میں آ کر اس نے گہری سانس لی. سہانی اس کا انتظار کر رہی تھی. کیا کہا؟ ایشیتا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی. کچھ نہیں, بس میرے ہاتھ سے 15 دن تک کتابیں لکھوائیے گا.
धीमे अंदाज में कहा, यार वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता है? सुहानी ने अफसोस से कहा। इशिता ने डोर डिपार्टमेंट की इमारत की तरफ देखा जहां जयान का ऑफिस था। ऐसा भी नहीं है, मुझसे मेरी प्रॉब्लम पूछी है और मदद की यकीन दहानी भी करवाई है। कहते हुए उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सवाल उभरा, इतने बूढ़े होते तो मेरी प्रॉब्लम का एहसास ना करते। नहीं, ये सोचने वाली बात नहीं, वो जल्लाद है, बस जल्लाद। उसने सोच बदली। शाम को घर वापसी पर इशिता के कदम पहले ही थके हुए थे। दिल में जयान की डांट और दिमाग में घर की फिक्र थी। जैसे उसने घर का दरवाजा खोला, चाची करोफत के साथ सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे के तेवर देखकर इशिता समझ गई कि आज फिर कोई नया तूफान उसका मुंतजर है। बड़ी देर लगा दी आज, चाची ने तेज लहजे में कहा। चाची, सर ने लेक्चर के बाद असाइनमेंट के बारे में बताने के लिए रोक लिया था। इशिता ने धीमे से वजाहत दी। मुझे बहाने मत सुनाओ, अब प्रोफेसर भी तुम्हें अलग से रोकने लगे हैं। उनके लहजे में तंज था। इशिता ने लब भींच लिए। वो जानती थी सफाई देना बेकार है। जाओ, पहले किचन में जाकर खाना गर्म करो, फिर विराज के कपड़े प्रेस करना, और हाँ, कल से यूनिवर्सिटी के बाद सीधा घर आओगी। इधर उधर रुकने की जरूरत नहीं, बल्कि अब जाने की जरूरत भी क्या है। वो आखिर में मजा लेते हुए बोली। जी, वो आहिस्ता से बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। उन्हें इसके जख्म कुरेद कर मजा आ रहा था। खाना गर्म करते हुए उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू टपक पड़ते। दिन भर की थकन, यूनिवर्सिटी की परेशानी और घर की अजियत, सब मिलकर उसका दिल बोझल कर चुके थे। 2-3 दिन इस तरह गुजरे। 2 दिन बाद वो यूनि से वापस आ रही थी जब चचा ने गाड़ी उसके पास रोकी। वो भी आज जल्दी घर वापस जा रहे थे। आओ बैठो, इन्होंने शीशे नीचे करके कहा तो वो बैठ गई। कहने को तो कुछ ना था, वो हाथों पर नजरें जमाए थी, अलबत्ता दिल इतना बोझल हुआ कि आंसू बहने लगे। मेरी बच्ची, ऐसे मत करो, मैं बहुत मजबूर हूँ। उन्होंने साइड पर गाड़ी रोकी और भराई हुई आवाज में बोली। उनकी बात पर वो हिचकियों से रोने लगी, जिस पर चाचा रमेश चंद्र ने गहरी सांस ली। इशिता, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, मगर तुम मेरे हालात भी समझने की कोशिश करो। वो बेबस हुआ। क्या मतलब चचा? उसे कुछ गलत महसूस हुआ। उन्होंने धीरे से गाड़ी से अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स उसकी तरफ सरकाई। तुम जानती हो, दिल के इलाज चल रहा है, दवाइयां, टेस्ट, डॉक्टर, सब कुछ बहुत महंगा हो गया। ऊपर से सारा कारोबार आजकल तुम्हारी चाची के भाई के हाथ में है, वो इसे संभाले हुए हैं। मैं चाहकर भी पैसे नहीं निकाल पा रहा। वो एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। इशिता खामोशी से उन्हें सुनती रही। इस वक्त मेरे पास ज्यादा रकम तो नहीं है, अभी ये 70,000 रुपया, अभी मैं सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ। बाकी मेरी कोशिश है कि जल्द तुम्हें दे दूं। उन्होंने पैसे उसकी तरफ बढ़ाए। वो यूं ही बैठी रही। बेटा, मैं इलाज से काफी दिनों से कारोबार की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। अब मुझे कुछ वक्त लगेगा हर चीज अपने हाथ में लेने के लिए। जल्दी में बाकी के पैसे दे दूंगा। उनके सर थपथपाने पर उन्होंने पैसे उसे दे दिए। अब इन्हें संभाल कर रखना, ऐसा ना हो कि वो उड़ा लें, बल्कि कल ही अपने अकाउंट में जमा करवा देना। उनकी बात पर उसने इस बात में सर हिलाया। अब तुम जाओ, मैं 5 मिनट बाद आऊंगा। उन्होंने गली से कुछ दूर गाड़ी रोकी तो वो पैदल ही घर आ गई। रमेश चंद्र नहीं चाहते थे कि चाची उनके साथ आने पर मशकूक हो जाएं। उसे यूनिवर्सिटी जाना जारी रखा। चाची को उसे देखकर होल उठ रहे थे। वो खोज में थी कि वो क्यों जा रही है। इधर वो एक कोने पर बैठी आसमान पर नजरें जमाई थी। यार, कम से कम 70,000 का इंतजाम तो हुआ। सुहानी ने तसल्ली दी। अभी 50,000 मजीद चाहिए। वो चिड़ी। हो जाएगा ना, परेशान मत हो, मेरे पास जॉब भी नहीं है जो मैं कर पाऊं। अंकल ने कहा तो है, वो अरेंज कर देंगे। उसने रमेश चंद्र के हवाला दिया। उन्होंने तसल्ली दी थी, कंफर्म नहीं बताया था। वो भी घास उखाड़ने लगी। तुम भी तो उनकी परेशानी समझो। समझ तो रही हूँ। तुम सर से बात करो। सुहानी को एकदम आइडिया आया। क्या बात करूं? पहले मेरा इमेज खराब है, ऊपर से पैसे मांगूंगी, उनकी नजर में और गिर जाऊंगी। उसने कानों को हाथ लगाया। मैं पैसे मांगने का थोड़ी कह रही हूँ। उसने माथे पर हाथ मारा। तो फिर? वो सवालिया नजरों से देखने लगी। मेरा मतलब है, हम सर से किसी जॉब की बात करें। तुम्हारा इतना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, कहीं पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। उसने तफसील से बताया। पहली बात तो चाची जॉब करने नहीं देंगी, इतना वक्त कैसे बाहर रहूंगी। दूसरा, पार्ट टाइम जॉब से कितना कमा पाऊंगी। सिर्फ फीस ही नहीं, किराया, असाइनमेंट और बहुत से अखराजात हैं। वो तो जैसे हिम्मत हारी थी। तुम हमेशा नेगेटिव ही सोचती हो। हमारे सेमेस्टर में 2 माह है और इंतजामात ना हुए तो 1 साल के लिए सेमेस्टर फ्रीज करवा देना। जॉब करके फीस इकट्ठी कर लेना, फिर सेमेस्टर कंटिन्यू कर लेंगे। सुहानी की बात पर इशिता का जहन जागा। वाकई अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो वो सेमेस्टर फ्रीज करवा सकती है। उसके सर से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया। शुक्रिया सुहानी, मेरा था साथ देने के लिए। वो दोनों गले मिले। अब चाची से लेने की जरूरत नहीं। अब कौन सा वो तुम्हारा खर्च उठा रही हैं। तुम अपने बलबूते पर पढ़ोगी। उसने भी फैसला कर लिया था कि अब हार नहीं मानेगी।
اب وہ دن رات اپنی پڑھائی پر فوکس کر رہی تھی، ساتھ وہ کسی اچھی پارٹ ٹائم جاب کی تلاش میں تھی۔ ایک دو آن لائن کمپنیز کے ساتھ بات بھی چل رہی تھی۔ اس دوران وہ گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹا رہی تھی، اپنی روٹی خود بنا کر انڈے یا اچار سے کھا لیتی۔ چاچی اس کی ہٹ درمی پر حیران تھی، مگر رمیش چندر فی الحال ان کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ چچی کی کزن کی شادی ہے، وہ صبح سے بچوں سمیت وہیں تھی۔ چاچو نے شام میں جانا تھا، اس لیے وہ آفس سے آ کر کمرے میں ریسٹ کر رہے تھے۔ چاچی نے اسے کپڑے پریس کرنے کا کہا تھا، اس لیے وہ کپڑے لیے کمرے میں گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اندر آنے کا کہا۔ اشیتا اندر داخل ہوئی تو رمیش چندر صوفے پر بیٹھے کچھ فائلز دیکھ رہے تھے۔ چاچو آپ کے کپڑے، اس کے کہنے پر انہوں نے چشمہ اتار کر اسے دیکھا۔ اشیتا یہ چابی دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود چابیوں کی طرف اشارہ کیا۔ جی، وہ حیرت سے پوچھنے لگی، یہ ہمارے لاکر میں موجود تمہاری چاچی کی خاص کھانے کی چابی ہے۔ ان کے کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ اس لاکر میں پیسوں کے ساتھ تمام ضروری کاغذات ہیں، جن میں اس گھر کے پیپرز بھی ہیں۔ ان کے کہنے پر وہ چونکی۔ جیسا کہ تم جانتی ہو، تمہارے بابا نے کاروبار الگ کر لیا تھا، جو ان کے جانے کے بعد ان کے دوست نے ہتھیا لیا۔ ان کے کہنے پر اشیتا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، مگر اس گھر میں ابھی بھی تمہارا حصہ ہے۔ وہ شدید حیران تھی۔ ہاں، یہ گھر ہم دونوں بھائیوں کے نام ہے، اس طرح تم بھی اس گھر کی وارث ہو۔ وہ ان کے کہنے پر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دیکھو بیٹا، بیماری کا باعث اب مجھ میں جھگڑنے کی ہمت نہیں۔ تمہاری چاچی فسادی عورت ہے، اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ دشمنی میں ہر حد پھلانگ جاتی ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے خاموش رہا ہوں، مگر میں تمہارے ساتھ مزید زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تو میرے جانے ہی میرے کاغذات کے درمیان سے گھر کے کاغذات نکال لینا۔ چاچو، میں یہ کیسے؟ ایک بات سمجھ لو، یہ مسئلہ ہر سیمسٹر میں دوبارہ کھڑا ہوگا، پھر میں کیا کروں؟ وہ چند لمحے خاموش ہے، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر رہے ہوں۔ دیکھو بیٹا، اسے ان کاغذات کا علم نہیں، اس کی نظر میں گھر کا بھی بٹوارا ہو چکا ہے، اور میں خود تمہیں نکال کر نہیں دے سکتا کہ وہ مجھ سے پوچھیں گی۔ انہوں نے اسے منا کر پورا پلان سمجھایا، بس میرا نام نہ آئے۔ اس کے بعد اسے مزید 10,000 دے کر وہ تیار ہو کر چلے گئے تو اشیتا نے ڈرتے ڈرتے ڈاکومنٹس نکال کر چھپا دیے اور باقی ہر چیز ویسے ہی رکھ دی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا، مگر اپنے بہتر مستقبل کے لیے یہ کرنا ہی تھا۔ اگلے دن اس نے پیپر سہانی کے پاس رکھوا دیے۔ چاچی کو کسی چیز پر شک نہ ہوا۔ پلان کے مطابق ایک ہفتے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ اس دوران اس نے جاب کی کوشش کی، مگر کوئی مناسب جاب نہ مل سکی، اس لیے پلان پر عمل کرنا ضروری تھا۔ چاچی، آپ اپنا سارا سامان اپنے پورشن میں محدود کر لیں، بڑی ہمت کر کے اس نے کہہ دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کی بات اور انداز سے ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے اپنی پڑھائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے میں اپنا حصہ بیچ رہی ہوں۔ اب اس نے صاف بات کی۔ کون سا حصہ؟ تمہارا باپ سب کچھ اڑا چکا ہے، رہی کسر تمہاری ماں کے علاج نے پوری کر دی۔ ان کی باتوں نے دل پر وار کیے، مگر ایسے کمزور نہیں ہونا تھا، اس لیے ڈٹی رہی۔ بابا نے کاروبار الگ کیا تھا، مگر گھر کا آدھا حصہ ابھی بھی میرے بابا کے نام ہے۔ ان انکشاف پر وہ شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہے، گھر ابھی بھی مسکراتا ہے، اور جو ہم اتنے سالوں سے کھلا پلا کر خرچے بھر رہے ہیں وہ ان کے تو سر پر جیسے تلوں پر بجلی پڑ گئی۔ کوئی ثبوت تو ہے نہیں، قانون آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے میں اپنا حصہ بیچ کر اپنی پڑھائی پوری کروں گی اور خود ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں گی، وہ پر اعتماد انداز میں کہہ کر چلی گئی۔ چاچی غصے سے رمیش چندر کی طرف پلٹی۔ ہمارے خرچے پر پلنے والی نمک حرام مجھے سنا گئی اور تم چپ کر کے دیکھتے رہو۔ وہ چیخ رہی تھی۔ تو کیا کرتا؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ کھینچ کر دیتے اس کے منہ پر 2 تھپڑ، سیدھی ہو جاتی۔ وہ پھنکاری، تاکہ کل کی بجائے آج ہی وہ کورٹ چلی جاتی۔ تو اب ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ میں اتنے سال سے خاموش تھا تاکہ مسئلہ کھڑا نہ ہو، مگر تم نے کیا کرائے پر پانی پھیر دیا؟ مطلب میں محبت سے اس کی پڑھائی پوری کر رہا تھا تاکہ محبت سے بلیک میل کر کے گھر اپنے نام کروا لیتا، مگر تمہیں سکون نہیں۔ وہ تو جیسے دہل گئی۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ وہ بیٹی کس کی ہے؟ 2 بولوں پر جان ہار دیتی۔ تو اب کیا کروں؟ کچھ نہیں، میں اسے پہلے پھسلا کر منا لوں گی، چاہے فیس بھرنی پڑے۔ تم بھی ذرا اپنی زبان پر قابو رکھنا، کیونکہ اب وہ برداشت نہیں کرے گی۔ کچھ وقت کے لیے وہ خاموش ہوئی تو مگر مطمئن نہیں تھی۔ اگلے دن انہوں نے فیس کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ چاچی کرتی ہوئی اسے بڑا سوچ رہی تھی۔ تھینکس چاچو، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ چاچی کی برداشت ختم ہو گئی۔ اشیتا آزادانہ زندگی گزار رہی تھی جو انہیں بالکل پسند نہیں تھی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا، اشیتا کی شادی میرے بھائی سے ہوگی اور یہی آخری بات ہے۔ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ رمیش چندر اس کی بات سنتے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، اشیتا کوئی جائیداد کا کاغذ نہیں ہے کہ جس کے نام چاہو کر دو۔ اب وہ بھی غصے میں آ گئے۔
پھر آپ چاہتے کیا ہے؟ یہ ساری جائیداد اس کے ساتھ جانے دوں؟ چاچی نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ وقت انتظار کر لو، اور ویسے بھی روحان شادی شدہ بال بچوں والا ہے، میں اس کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گا۔ ان کے دو ٹوک منافق پر چاچی کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ یہ جائیداد تو کسی صورت باہر نہیں جائے گی۔ جس بھائی کی تم شادی کروانا چاہتی ہو وہ سارا گھر اپنے نام کروا کر یہیں رہنے لگے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، روہن ایسا ہی کرتا۔ اگر احمد سے نہیں تو پھر ہمارے بیٹے وراج سے شادی ہوگی، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے۔ انہوں نے پینترا بدل دیا۔ ایشیتا جو ابھی چاچو کی چائے لے کر آئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چاچی پلیز میری بات سن لیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اب ہارنے لگی تھی۔ خاموش، چاچی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی کی اب کوئی اہمیت نہیں۔ انہوں نے اگلے دن ہی شادی رکھ لی۔ وہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ چاچو کے انکار پر انہوں نے خود کو مارنے کی دھمکی دے ڈالی۔ یہ شادی ایشیتا کے لیے موت سے کم نہیں تھی۔ وراج کم عمر لڑکا تھا جو ماں کے زیر اثر تھا۔ ظاہر ہے یہ شادی صرف گھر کے لیے تھی، اس کے بعد وہ صرف پابند ہو کر رہ جاتی۔ وراج جوان ہو کر کہیں اور شادی کر لیتا اور وہ ساری زندگی روتی رہتی۔ زیان اپنے آفس میں بیٹھا اسٹوڈنٹس کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر بار بار ایشیتا کی مارک شیٹ پر جا رہی تھی۔ ہر سیمسٹر میں نمایاں نمبر، بہترین اسائنمنٹس، مگر گزشتہ چند ہفتوں سے اچانک گرتی ہوئی کارکردگی۔ یہ لڑکی اتنی غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت ملتے ہی سوہانی اندر داخل ہوئی۔ سر اگر 2 منٹ مل جائیں۔ زیان نے سر ہلایا۔ سوہانی چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، سر مجھے نہیں معلوم مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن آپ ایشیتا کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ زیان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ مطلب؟ وہ جان بوجھ کر لیٹ نہیں آتی۔ اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ صبح سے گھر کے سارے کام کرتی ہے۔ اس کے چاچا اور چاچی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ وہ کئی بار صرف ایک وقت کا کھانا کھا کر یونیورسٹی آتی ہے۔ زیان کا چہرہ پہلے کی طرح سنجیدہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت ابھری۔ اور سر، سوہانی نے ہمت کرتے ہوئے کہا، شاید اگلے مہینے وہ یونیورسٹی بھی چھوڑ دے۔ وہ سنتے ہی زیان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم رک گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ جی سر، وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی، اس لیے آپ سے بھی جھوٹ بولتی رہی۔ چند لمحوں تک آفس میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ سر، اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد وہ چلی گئی۔ زیان نے کھڑکی سے باہر لان کی طرف دیکھا، جہاں چند طالبہ ہنستے ہوئے گزر رہے تھے۔ اسے اچانک یاد آیا، وہی لڑکی جو ہر ڈانٹ کے بعد صرف سوری سر کہہ کر خاموش ہو جاتی تھی، وہی لڑکی جس نے کبھی اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہا، وہی لڑکی جو الگ الگ بہانے بناتی۔ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو تو آتے تھے مگر شکایت کبھی نہیں آتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ زیان نے دوبارہ ایشیتا کی فائل کھولی۔ کافی دیر تک وہ صرف اس کا نام دیکھتا رہا، مس ایشیتا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، تم نے اپنی جنگ اکیلے لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ ایک طالبہ کو صرف اس کی دیر سے آنے کی بنیاد پر پرکھ رہا تھا، جبکہ اس کی زندگی ہر روز ایک ایسی جنگ تھی جس کا اندازہ کلاس روم کی چار دیواری میں بیٹھ کر لگانا ممکن نہیں تھا۔ اسی لمحے اس نے ایک فیصلہ کیا، کسی ہمدرد شخص کا نہیں۔ شادی والے دن گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایشیتا دل ہی دل میں پرارتھنا کر رہی تھی، اوپر والے، اگر میرے لیے کوئی بہتر راستہ ہے تو آج ہی میری ہیلپ کر دے۔ اس کی آنکھیں کئی گھنٹوں کے رونے سے سوجی ہوئی تھیں۔ شادی کی رسمیں شروع کریں۔ چاچی کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ چاچی پلیز یہ شادی مت کروائیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، ایشیتا نے کانپتی آواز میں کہا۔ تیری چاہت پوچھنے والے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، چاچی نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ آج کے بعد تو اسے گھر میں رہے گی، مگر میرے بیٹے کی بیوی بن کر۔ وہ مسکرائیں۔ سامنے وراج دلہے کے لباس میں بیٹھا نظریں چرائے خاموش تھا۔ اس نے بھی منع کیا تھا مگر چاچی کے سامنے اس کی بھی نہ چلی۔ ایشیتا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ سوہانی اس کے ساتھ تھی اور بار بار وقت دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے باہر گاڑیوں کے بریک چڑچڑاہٹ کے ساتھ رکے اور کچھ پل بعد دروازہ زور سے کھلا۔ پورا لاؤنج ایک دم خاموش ہو گیا۔ دروازے میں ایک لمبا باوقار شخص کھڑا تھا، سیاہ تھری پیس پہنے، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں غیر معمولی ٹھہراؤ۔ لیکن زیان آہستہ آہستہ اندر آیا۔ ہر قدم کے ساتھ کمرے کی خاموشی مزید گہری ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ کچھ اور معتبر لوگ بھی تھے۔ تم کون ہو؟ چاچی نے ناگواری سے پوچھا۔ میں ایشیتا کا پروفیسر ہوں، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ جو بھی ہو، یہاں کس حق سے آئے ہو؟ زیان کی نظریں سیدھا ایشیتا پر اٹھیں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، اس نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر پورا ہال چونک گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ چاچی تقریباً چلائیں۔ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی، اس لیے کہ شادی پر شادی نہیں ہو سکتی۔ زیان کی آواز میں پہلی جیسا سکون تھا۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ ایشیتا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ مہمان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ اب کی بار چاچی کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور بے یقینی بھی۔
कुछ अर्सा पहले हमारी शादी हो चुकी है। ज़यान ने इशिता की तरफ देखा, जिसकी आंखों में शदीद हैरानी थी। झूठ। चाची चीख उठी। ज़यान ने बगैर घबराए जवाब दिया, जो सच है मैंने बता दिया। जुबानी बातों पर हम यकीन नहीं करेंगे। ये दावा चाची ने तंजिया हंसते हुए किया। आपको माने या ना माने, पर ये मेरी बीवी है। चाची के चेहरे का रंग बदल गया। मेहमानों में सरगोशें शुरू हो गईं। इसी दौरान रमेश चंद्र आगे बढ़े। बात मजीद बिगड़ने से बेहतर है कि पहले हकीकत मालूम कर ली जाए। उन्होंने एक नजर इशिता पर डाली, फिर धीमी आवाज में कहा। चाची गुस्से से दांत पीस कर रह गई, मगर शादी रोकनी पड़ी। इशिता बेटा, क्या ये सच कह रहा है? वो उससे पूछने लगी। इशिता को तो समझ ही ना आए कि क्या कहे। इशिता सर को मैंने सब कुछ बता दिया। वो तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, हाँ कह दो। सुहानी उसके कान में बोली। मगर सुहानी, देखो इस वक्त तुम्हारी अपनी चाची से जान छुड़ाना मुश्किल है। एक बार तुम्हारी शादी विराज से हो गई तो फिर तुम सारी जिंदगी के लिए कैद हो जाओगी। वो इसे समझा रही थी। बोलो इशिता। जी। आखिर उसने इस बात में सर हिला दिया। मुझे पहले इनसे कुछ बात करनी है। रमेश चंद्र ज़यान को लिए कमरे की तरफ बढ़ गए। सबको तजस्सुस हुआ। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस आए। रमेश चंद्र ने इन दोनों की शादी करवा दी। चाची ने कुछ कहना चाहा तो रमेश चंद्र ने उसके हाथ थाम लिया। वो बहुत बड़ी शख्सियत है, तमाशा करोगी तो हम सब जेल में होंगे। आखिर इसे चुप होना पड़ा। इशिता ने एक नजर ज़यान की तरफ देखा, जिसकी निगाहों में पहली बार सख्ती के बजाय इत्मीनान था। इशिता की आंखों में नमी उतर आई। कुछ देर बाद मेहमान जाने लगी तो ज़यान भी चाचू से मिलकर रवाना हो गया। अभी उसकी रुखसती नहीं हुई थी। वो पढ़ाई के बाद रुखसती करने वाले थे। ये फसाद की जड़ इस घर में क्या कर रही है? मेहमानों के जाने के बाद वो इशिता के सर पर हुई। इधर आओ तुम। वो इसे लिए कमरे की तरफ बढ़ गए। जानती हो वो इंसान डीआईजी का कजन है। बाकी उसकी बहुत पहुंच है। अगर हम कोई ड्रामा करते तो हम पर भारी पड़ता। तो अब इस मनहूस को घर में क्यों रखा है? निकाल बाहर करो। वो जख्मी शेरनी बनी हुई थी। घर अपने नाम नहीं करवाना? उन्होंने लालच दिखाया। मतलब? वो उनकी तरफ मुड़ी। जानती हो वो अपनी बीवी की शादी करवाने पर इतना नाराज था। वो तो हम लाइल्म थे तो वो कुछ रियायत कर गया। अब मैंने इसे बहलाकर इशिता की पढ़ाई मुकम्मल होने पर रुखसती पर मना ली है। इस दौरान मैं इसे मना लूंगा, मगर अब तुम जुबान बंद रखना। यूं समझ लो जैसे वो मौजूद ही नहीं है, वरना खुद तो जेल जाओगी, मुझे भी वो नहीं छोड़ेगा। वो उन्हें डरा रही थी, वरना वो खुद ज़यान जैसा दामाद चाहते थे। इस मुसीबत से तो पूछें कि कैसे ये गुल खिला चुकी है। इशिता का सोचते हुए उन्होंने दांत कचकचाए। जिसने इस खामोशी से शादी की कि उन्हें खबर तक ना हुई। ये तभी हुआ जब तुमने फीस बंद की, इसलिए उसने शादी कर ली। ना तुम उसका खर्चा बंद करती, ना ये सब होता। अब वो खुलकर बोले, क्योंकि उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था। इशिता का मुस्तकबिल महफूज हो चुका था। गुल आपकी चीखें लगाए और इल्जाम मुझ पर। वो तो हत्या से उठकी हुई थी। तुम्हें क्या मतलब है? मुझे क्या मतलब है? उसके करतूत की वजह से हमारी बच्चियों के रिश्ते खतरे में पड़ गए। वो नई से नई बात निकालने लगी। सबको पता है उसके माँ बाप नहीं है। वैसे भी तुमने अपनी बहनों के घर रिश्ते कर रखे हैं। आज वो हर बात का जवाब दे रहे थे। अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इशिता से दूर रहना, वरना मैं बीमार आदमी हूँ। इतने बड़े लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही कोर्ट कचहरी भुगत सकता हूँ। वो कहकर कमरे में चले गए। चाची के बस नहीं चल रहा था कि इशिता को कत्ल कर दें। इधर इशिता बेबस होती नीचे बैठती गई। सुहानी, परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। सुहानी से संभालते कमरे में ले गई। कपड़े बदलो और पुरसकून होकर सो जाओ। सर ने सबको संभाल लिया है। ऐसे पानी पिलाकर सुहानी ने उसके लिबास वगैरह तब्दील करवाए, फिर उसके लिए खाना ले आई। उसका दिल नहीं था, फिर भी सुहानी के स्टार पर चढ़ने वाले लिए वो उसकी मुखलिस दोस्त थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। उसके जाने के बाद वो बेड पर टेक लगाए बैठी थी। दिन का आगाज किस तरह हुआ था इसे अंदाजा भी नहीं था। इख्तिताम ऐसा होगा। वो उसके प्रोफेसर थे, वो भी ऐसे जो उसकी हर गलती पर मुआवजा करते। वो उससे शादी पर कैसे राजी हो गई। यकीनन उसकी मदद करने के लिए उन्होंने रास्ता चुना। वो खुश थी कि अब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। इसके बाद वो लोग ये रिश्ता खत्म कर सकते थे। अजीब सी कैफियत लिए नींद की वादी में उतरी, वरना पिछली कई रातों से वो सुकून नहीं पाई थी। अगली सुबह वो देर से उठी, तैयार होकर बाहर आई तो सब ऐसे ही देख रहे थे। वो खामोशी से किचन में गई, नाश्ता बनाकर वही नाश्ता किया और यूनिवर्सिटी रवाना हो गई। आज वो वक्त पर क्लास में पहुंच गई। दूसरे लेक्चर में सर ज़ियान आए तो इसे देखते मुतमईन हुए और बिना किसी तासुर के लेक्चर शुरू किया। इशिता जो पहले घबरा रही थी, उन्हें यूं देखकर रिलैक्स हो गई। वो मामूल के मुताबिक लेक्चर देकर रवाना हुए। इशिता सुहानी के साथ कैंटीन आई और सुकून से खाना खाने लगी। ज़हन पुरसकून हुआ तो अब उसकी भूख भी जाग रही थी। इस दिन उसके 3 लेक्चर थे, इसलिए वो 3 बजे तक फ्री हुई। इसलिए वो एक तरफ
बेंचेस पर बैठी थी। उन्हें जयान दिखाई दिया। वो गुजर कर आगे गया, फिर कुछ सोचकर उनके पास आया। मिसेस शीता, अपना नंबर दें। जी। वो एकदम चौंकी। अपना नंबर बताएं। उसके दोबारा कहने पर वो जल्दी से नंबर बता गई। मैं आपको अपना नंबर सेंड कर रहा हूँ, ऐसे सेव कर लें। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो मुझे इस वक्त कॉल कीजिएगा। संजीदगी से कहकर वो चला गया। इशिता कितनी देर तक उस पर नजरें जमाए खड़ी रही। अहम अहम, सुहानी ने इसे छेड़ा। कोई बकवास नहीं। उसके घूरने पर वो हंसने लगी। इतनी देर में पॉइंट चला तो वो उसकी तरफ बढ़ गई। उसके इम्तिहानात करीब थे, सब पढ़ाई में लगे थे। जयान क्लास में आया तो इशिता नदारत थी। आज कितने दिन बाद वो गैर हाजिर थी। क्लास से निकलते उसने सुहानी से पूछा तो वो लाइल्मी का इजहार कर गई। उसकी परेशानी तब हुई जब अगले दिन भी ना आई। उसने कॉल की तो वो अटेंड न कर गई। इस दिन सुहानी भी गैर हाजिर थी। आखिर क्लास से फारिग होते उसने दोबारा कॉल मिलाई। हेलो। इशिता ने मसरूफ अंदाज में कॉल उठाई। इसे तवक्को नहीं थी कि सामने जयान होगा। हेलो मिस इशिता। उसकी संजीदा सी आवाज पहचानते उसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। सर, उसने जल्दी से कहा। मिस इशिता, आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? वो सीधा मुद्दे पर आया। सर, चाचू का दूसरा हार्ट अटैक आया है तो वो हॉस्पिटल में है। जैसे घर आएंगे मैं आ जाऊंगी। इशिता की आवाज बोझल थी। अच्छा चलें, परेशान मत हो, वो जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। इसे तसल्ली देकर उसने कॉल काट दी। इशिता की गैर हाजिरी पर जयान परेशान होते उसके घर रवाना हुआ। वो पहुंचा तो इशिता किचन में थी। गाड़ी की आवाज पर उसने खिड़की से देखा तो फौरन बाहर आई। सुबह से काम करने की वजह से उसकी हालत बुरी थी। कपड़े मैले थे, बाल भी नहीं बने थे। मिस इशिता, कैसी हैं? जी मैं ठीक। अंकल कैसे हैं? आइए। वो इसीलिए चाचू के कमरे में गई। वो इसे देखकर बहुत खुश हुए। इशिता, बेटा चाय ले आओ। उनके कहने पर फटाफट वो किचन में भागी। चाची सो रही थी इसलिए सुकून था। कबाब और सैंडविच उसने बना कर रखे थे क्योंकि मेहमानों के आने जाना था। साथ उसने चाय बना ली। कमरे में आई तो वो बातों में लगे थे। वैसे इशिता, मंडे से आप यूनिवर्सिटी आएंगे और आपको जो भी लॉस हुआ मैं आपको रिकवर करवा दूंगा। अंकल, इसलिए इशिता को कुछ लेट हो जाएगी। ये कहकर वो रमेश चंद्र से मुखातिब हुआ। ठीक है, अब मैं बेहतर हूँ। इशिता आ जाएगी। उन्होंने यकीन दहानी करवाई। शादी के दिन जयान ने उन्हें हमेशा इशिता का साथ देने का यकीन दिलाया था। अब उन्हें उस पर पूरा यकीन था। वीकेंड के बाद क्लास में मौजूद थी। वो इसे देखते मुतमईन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के बाद ऑफिस आएगा, इसे कहकर वो चला गया। उसने झिझकते हुए दस्तक दी। कम इन। इजाजत मिलते ही वो ऑफिस में दाखिल हुई। आइए आइए, बैठिए। वो उसके सामने आ बैठी। इसे टॉपिक निकालने का कहकर उसने चाय मंगवाई। हम रोज एक टॉपिक कवर करेंगे। जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है पहले वो निकालें। उसके बताने पर वो इसे समझाने लगा। कुछ ही देर में चाय और सैंडविच आ गए। लीजिए मिस शीता। सर, इसकी क्या जरूरत है? खाली पेट कभी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए आप लंच एंजॉय करें। मैं समझाता हूँ, जो मुश्किल लगे बता दीजिएगा। जवाबन उसने इस बात में सर हिलाया। उसके खाने तक वो इसे समझा चुका था और इस सब समझ भी आ गया। उसने कुछ सवाल किए जिनका जवाब इशिता ने तसल्ली बख्श दिया। गुड, यू आर ब्रिलियंट। बस कुछ दिन थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत और तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा। थैंक यू सर, वो उठते हुए बोली। इट्स माई प्लेयर। उसने सर खम किया। बाहर आई तो पॉइंट रेडी था। वो उसमें सवार हो गई। अगले कुछ दिन वो रोज उसके ऑफिस जाती। वो 5 बजे उसका इंतजार कर रहा होता। कभी बर्गर, कभी पराठा। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके शहर में गिड़गिड़ाता होती जा रही थी। कभी कभी वो खुद को सर्जनिश करती, मगर वो उसके हवास पर सवार हो चुका था। दानिशा, एक दिन वो उसके ऑफिस जाने के बजाय अपने घर चली गई। मगर थोड़ी देर बाद जयान की कॉल आ गई। वो जो बहाना एक्सपर्ट थी अब जुबान गंग हो गई। मिसेस शीता, सर मुझे कुछ काम था। वो अटक अटक कर बोली। इम्तिहानात तक सारे काम कैंसिल करें और पढ़ाई पर फोकस करें। 1-2 हफ्ते में इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। कल अगर आप नहीं आई तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। सख्ती से कहकर उसने कॉल काट दी। इशिता फोन को घूरती रह गई। अगले दिन वो उसे समझ कर निकली तो पॉइंट जा चुका था। वो मुंह उठाकर खड़ी रह गई। शाम होने वाली थी। इस वक्त अकेले जाने का सोचकर ही वो परेशान होने लगी। क्या मसला है? जयान के पीछे से आकर कहने पर वो एकदम डर गई। रिलैक्स मिस शीता, यहाँ क्यों खड़ी हो? सर, पॉइंट चला गया। बताते हुए शर्मिंदगी हो रही थी कि हर मसला उसके साथ ही होता है। अच्छा, आइए आपको ड्रॉप कर दूं। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, चलें। वो गाड़ी की तरफ बढ़ा तो इशिता को उसके पीछे जाना पड़ा। वो अभी निकले थे कि जयान को कॉल आ गई। भाई चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, कहकर उसने कॉल काट दी। मिसेस शीता, 2 मिनट वेट करें, मैं एक मेडिसिन लेकर आता हूँ। उसके कहने पर वो सर हिला गई।
وہ گیا تو اشیتا گاڑی میں بیٹھ کر ویٹ کرنے لگی. کچھ دیر بعد وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلا دی. کچھ دور جا کر اس نے گاڑی مخالف سمت موڑ دی. سر، وہ ایک دم بولی. آئی ایم سوری مس اشیتا، میری موم کو ایک میڈیسن فوراً چاہیے، میں ان تک پہنچا دوں پھر آپ کو چھوڑ آؤں گا. اٹس اوکے سر، آپ مجھے اسٹینڈ پر چھوڑ دیں، وہ اس کے خیال سے بولی. جتنی دیر میں آپ کو سواری ملے میں دوا دے کر آ جاؤں گا. وہ خاموش ہو گئی. آخر گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے رکی. آ جائیں، یہاں کیا ویٹ کریں گی؟ پر سر، کم آن. اس کے اصرار پر وہ ساتھ آ گئی. گھر اندر سے بھی اتنا ہی شاندار تھا. ملازمہ اس تک آئی. یہ لیں میم کی میڈیسن. جاگ رہی ہیں؟ جی، وقت پر آئی ہیں. مس اشیتا، آپ کو میم سے ملواتا ہوں. وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی. آخر وہ اسے لیے ایک کمرے کی طرف بڑھا جہاں بیڈ پر ایک لگار سا وجود دراز تھا. موم، یہ دیکھیں مس اشیتا آئی ہیں. اسے یوں تعارف کروایا جیسے وہ اسے جانتی ہو. اس کے سامنے اپنے پر ان کی آنکھیں چمکنے لگیں. اور مس اشیتا، یہ ہے میری والدہ مسز گیتا دیوی. اب اسے اپنی موم کا تعارف کروایا. ان کو لیٹ ہو رہی تھی تو میں نے ڈراپ کرنے جا رہا تھا، پھر سوچا آپ سے ملواتا جاؤں. وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ صحت مند ہو. مس اشیتا، آپ ان سے بات کریں، میں 2 منٹ میں آیا. وہ کچھ پل کے لیے کمرے سے باہر گیا. آنٹی کیسی ہیں آپ؟ وہ اب کیا کہتی؟ انہوں نے اشارے سے جواب دیا. آپ کے گھر بہت خوبصورت ہے. اس نے دل سے تعریف کی. سر بھی اچھے ہیں. وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. زیان آیا تو گیتا دیوی مسکراتی تھیں. اس کے بھی چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. چلے مس اشیتا. اس کے کہنے پر وہ اٹھی. گیتی دیوی نے ہونٹوں کو حرکت دی. موم، ابھی نکلنے سے پہلے مس اشیتا نے لنچ کیا ہے؟ وہ جیسے ان کا مقصد سمجھ گیا. پھر ان کے اشارے پر کبڈ کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک رنگ نکال کر لے آیا. وہ بھی مزید کچھ کہہ رہی تھی. نہ جانے کیوں وہ ان کی باتیں سمجھ رہی تھی. ان کی اگلی بات پر وہ سرخ ہو گئی. آپ پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں تو یہ ممی کی طرف سے تحفہ ہے. زیان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ رنگ اس کی رنگ فنگر میں پہنا دی. بائے کہہ کر جلدی سے باہر نکل گئی. موم، ابھی وہ پڑھائی میں مصروف ہے. وہ مصنوعی خفگی سے بولا. اس نے شادی کا فیصلہ ان کے مشورے پر کیا تھا اور یہ رنگ بھی وہ دینے کا کہہ چکی تھی. سامنے سے انہوں نے یوں کہا تو میں نے کہا کہ یوں اچانک لاؤ. ان کی بات پر وہ باہر آیا کیونکہ اشیتا کو واقعی دیر ہو رہی تھی. سارے راستے وہ سر جھکائے بیٹھی رہی. یہ سب جس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی. زیان کا اس کے گھر آنا، اس کی پڑھائی میں مدد دینا، اس کا خیال رکھنا اور اب اس کی والدہ کا یوں اسے زیور دینا، یہ بلا وجہ تو نہیں تھا. انہی سوچوں میں وہ گھر پہنچی. وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا. نہیں، مجھے مفروضہ قائم نہیں کرنے. ایسے نہ ہو کہ پچھتانا پڑے. وہ سر جھٹک کر اندر بڑھ گئی. چاچی کا رویہ ویسا ہی تھا مگر اس نے دھیان دینا چھوڑ دیا تھا. ابھی بھی اسے دیکھ کر وہ خافی بولی مگر وہ چاچو کے پاس چلی گئی. اشیتا کے سیمسٹر ختم ہو گیا تھا. حسب توقع اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی. وہ بہت خوش تھی. ان سب حالات میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اس کی مدد کی تھی. سوہانی، سر زیان اور چاچو شامل تھے. ان سب کے ساتھ تھا کہ اتنی مشکل وقت سے نکل پائی. اس نے سوہانی کو ٹریٹ دی. ویری بیڈ مس اشیتا. چھوٹا سا تھینک یو تو ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں. وہ اس کا مقابل آیا. تھینک یو سر، میں آپ کے پاس آنے والی تھی. وہ شرمندہ سی بولی. کل شام تیار رہیے گا، میں آپ کو ڈنر کے لیے پک کرنے آؤں گا. باقی تھینکس وہاں وصول کروں گا. وہ تو کہہ کر چلا گیا. لنچ تک تو بات ٹھیک تھی مگر ڈنر. گھر آ کر اس نے چاچو سے اجازت لی تو انہوں نے بتایا کہ زیان انہیں فون کر چکا ہے. وہ چپ ہی رہ گئی. اگلے دن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا پہنے. حقیقت میں اس کے پاس کوئی اس نوعیت کا لباس نہیں تھا. چاچو اسے شاپنگ کو اچھے خاصے پیسے دیتے تھے جس سے کیجول ڈریسز لیتی تھی یا بک لے لیتی تھی. باقی شادی بیاہ میں وہ جاتی نہیں تھی. اگر کچھ لیے بھی تھے تو وہ پارٹیز میں پہن چکی تھی. سوہانی نے اس سال اس کی برتھ ڈے پر ایک ڈریس دیا تھا. اس نے شوق میں وہی پہن لیا. یہ بلیک کلر کی کلیوں والی فراک تھی جس پر بلیک بیڈز تھے. ایسے یہ اوور لگنے لگی. اس لیے اس نے بال بنا کر اوپر شال اوڑھ لی. پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہلکی سی بی بی کریم لگا کر نیوڈ لپسٹک لگا لی. یہی اس کے پاس تھی. زیان نے باہر آ کر ہارن دیا تو وہ ہیل میں باہر بھاگی. وہ گاڑی پارک کرتے اندر آیا اور سیدھا چاچو کے پاس گیا. چلیں. ان سے مل کر وہ باہر نکلا تو بولا. وہ اس کے پیچھے چلنے لگی. انہیں ساتھ دیکھ کر چاچی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے.
वो इसे यूं खुश नहीं देख पा रही थी। जयान ने खुद उसके लिए दरवाजा खोला। इशिता बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो इसलिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट आया, हॉल में बैठने की बजाय फैमिली कैबिन में ले आया। आप अब शॉल उतार सकती हैं। खाना सर्व होने के बाद उसने कहा। वो उस पर गहरी नजर रखे था। नहीं, मैं ठीक हूँ, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और मुझसे आपका कोई पर्दा नहीं। आखिर उसने चादर कंधों से उतारकर गोद में रख ली। दुपट्टा उसके सर पर था, वो भी फिसल कर सर से गिरा। उसके सिल्की बाल चेहरे के अतराफ में फैल गए। जयान ने इसे देखा, जिसका चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। जयान की नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। खाना ठंडा हो रहा था। इशिता ने शर्मा कर उसका ध्यान खाने की तरफ करवाया। ओ हाँ, कि अब मुझे तुम्हारी चॉइस नहीं पता थी, इसलिए अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर की। उसने खाने में चाइनीज राइस, मंचूरियन, पास्ता और ब्रोस्ट ऑर्डर किया था। ये सब मुझे भी पसंद है। उसके कहने पर जयान ने उसकी प्लेट में खाना निकाला। वो झिझक कर खा रही थी। रिलैक्स, इजी हो जाओ। उनकी घबराहट महसूस करके जयान ने भी खाने पर फोकस किया। मीठे में तुम्हें क्या पसंद है? मुझे मीठे में हर चीज ही पसंद है। वो अपनी बात पर खुद ही मुस्कुराई। लगता तो नहीं तुम्हें मीठा पसंद है। खैर, अभी क्या खाओगी? जयान ने उसकी जिसामा देखकर कहा, कुछ भी। चलो फिर आज मैं तुम्हें अपनी मर्जी का मीठा खिलाता हूँ। खाने के बाद वो खड़ा हुआ तो इशिता भी अपनी शॉल और पर्स संभाल कर खड़े होते मुड़ी तो जयान के सीने से टकरा गई। इसे पता नहीं चला वो कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। हील से बैलेंस खराब हुआ और वो पीछे गिरने लगी, मगर जयान ने उसकी कमर के गिर्द बाजू कर लिया था। सॉरी, वो अटक कर बोली। वो भी उसके सीने से लगी थी। इट्स ओके। उसने दोनों हाथों से उसके कंधे थामकर सीधा किया। वो बस मेरा पाँव। इशिता ने सफाई देनी चाहिए। जयान ने फिर उसकी कमर में बाजू डाले और करीब किया। अब बोलो। इशिता की नजरें उसकी नजरों से मिली तो वो उसके बावजूद में धमाका हुआ। वो फौरन नजरें छुड़ा गई। जयान ने ठोड़ी के नीचे 2 उंगलियां रखकर चेहरा ऊपर को उठाया, मगर इशिता की नजरें झुकी थीं, डरपोक। वो उसके सर पर हल्की सी चपट लगाकर पीछे हुआ। इशिता की टांगें कांप रही थीं, दिल की धड़कन ज्यादा रफ्तार से धड़क रही थी। उसने जेब से एक पेंडेंट निकाला और पीछे आते हुए उसके गले में पहनाने लगा। इस दौरान वो उसके बहुत करीब था, यहाँ तक कि उसकी सांस इशिता को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। ये सब? वो बामुश्किल बोली। ये हमारी शादी का तोहफा है। वैसे तो मैं रुखसती पर देना चाहता था, मगर तुम्हारी कई उलझने और परेशानियां देखकर लगा यही मौका सही। वो पेंडेंट को छूकर देख रही थी जब जयान ने उसकी कलाई में डिजाइनर वॉच पहना दी। ये तुम्हारी कामयाबी का तोहफा है। आज वो इसे अलग महसूस करवा रहा था। मोबाइल की बेल पर उनका इर्तिकास टूटा। चलो आज तुम्हें एक घर छोड़ दूं। वो दिल पर जब्त करता पीछे हटा, वरना आज जब्त करना मुश्किल था। वहां से निकलने के बाद रास्ते में उन्होंने फूड पॉइंट से कुल्फा खाया। इशिता को वो वाकई पसंद आया। क्या देख रही हो? वो खुद पर उसकी जमी निगाहें महसूस कर रहा था। आप हमेशा इतनी संजीदा रहती हैं। मुझे लगा था कि आप कभी मुस्कुराना जानते ही नहीं। इस बात पर वो खुलकर मुस्कुराया। ये इल्जाम भी आज ही खत्म कर देते हैं। उसकी मुस्कुराहट देखकर इशिता बेख्तियार मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट कभी मत खोना, तुम पर ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। जयान ने आहिस्ता से कहा। और अगर कभी खो गई तो? इशिता ने नजर झुका ली। फिर मेरी जिम्मेदारी होगी कि इसे दोबारा वापस ले आऊं। कुछ देर बाद वो इसे दरवाजे पर छोड़कर चला गया। इशिता आज बहुत खुश थी। इसे जीने की नई उम्मीद मिली थी। इसे मुस्कुराते देख चाची के तन बदन में आग लग गई। वो उसकी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि खुद की खो रही थी। चाचू जाग रहे थे तो वो उनके लिए सूप गर्म करके जाने लगी। चाची उसके सामने आई। बहुत पर निकल आए तुम्हारे। मुझे चिढ़ा रही हो? वो चीखी। नहीं चाची, कमीनी, बदकिरदार, मुझे चिढ़ाएगी। उन्होंने इसे धक्का दिया तो इसकी चीखें निकल गईं। वो हील की बैलेंस से बरकरार ना रख पाई और पीछे सीधी टकरा गई। ड्रामा करती है। वो इसकी जान लेने के दर पे थी। वहीं रुक जाएं। अगर आपने मेरी बीवी को छुआ भी तो बहुत पछताएंगी। जयान की धार पर सब दहल कर रह गए। चाचू भी वहीं आ गए। वो तो इशिता का मोबाइल देने आए थे जो गाड़ी में रह गया था। ये तो औरत होने का लिहाज की है, वरना आपका हशर बिगाड़ देता। चलो इशिता, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल नहीं रहने दूंगा। चाची को सख्ती से कहकर वो इशिता की तरफ बोला।
जो भी स्लेब का सहारे खड़ी थी। स्लेब से लगने की वजह से कमर में दर्द हो रहा था। अंकल, ये सब देखने के बाद अब मेरा दिल इशिता को यहाँ छोड़ने पर रजामंद नहीं। वो चाचू के सामने गया। इशिता बेटा, अपना सारा सामान ले आओ। रमेश चंद्र ने कहा। वो उनकी बात पर मुत्तफिक थे। बस डॉक्यूमेंट्स ले आए, बाकी हर चीज मैं दिलवा दूंगा। वो रोते हुए कमरे में गई और अपनी तमाम जरूरी चीजें समेटी। ये कभी सोचा न था कि इस कमरे से यूं दरबदर होगी। थोड़ी देर में जयान आया और उसका सामान उठाकर बाहर ले गया। वो वहीं खड़ी रही। क्या क्या ना याद आया। वो फिर वापस आया और उसका लैपटॉप और पर्स उठाकर उसका हाथ थामे बाहर ले जाने लगा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि इस घर को अपना घर समझना। चाचू उसके सामने आए। वो बहुत दिल गिरफ्तार थे। आप बस प्रार्थना करें, हमें वही चाहिए। वो उनसे मिलकर बोला। इशिता से मिलते वो धारे मारकर रोते। वो इसे यूं रुखसत नहीं करना चाहते थे। उनके लिए वो उनकी पहली बेटी थी। वो उसे बहुत प्यार करते थे। उनके बच्चे तो बहुत बाद में हुए थे। उन्हें समझाकर वो इसीलिए घर के लिए निकला। इशिता के दिल गम से फट रहा था। माँ बाप इसे भूले कब थे, मगर इस वक्त उनकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो सारा रास्ते हिचकियों से रोती रही, मगर उसके पास इसे चुप करवाने के लिए अल्फाज नहीं थे। घर पहुंचने पर मुलाजिम के जरिए सामान अपने कमरे में रखवाया। मॉम जाग रही थी, इसलिए वो इशिता को लेकर उनके कमरे में गया और उन्हें सब सच बता दिया। उन्होंने अपना बाजू उठाया तो जयान उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ा। 6 माह बाद उन्होंने कोई हरकत नहीं की। इशिता देखो, मामा ने हाथ उठाया। वो तुम्हें बुला रही हैं। उनके अंदाज पर वो उनकी तरफ मतवज्जो हुई और उनकी बात समझते हुए उनके करीब चली गई। उन्होंने इशारे से और पास आने का कहा तो वो उनके गले लग गई। वो ये कहना चाह रही थी। ऐसे उनमें ममता महसूस हुई तो वो रोने लगी। उनके लम्स पर साथ देने का यकीन था। चलो अब मॉम के आराम का वक्त है। उनसे मिलकर वो इसे अपने कमरे में ले आया। अभी आराम करो, सुबह अपनी मर्जी से सामान सेट कर लेना और जिस चीज की कमी हो लिस्ट बना लेना, कल ले आएंगे। इसे कमरे में छोड़कर वो फ्रेश होने गया। वो इशिता को कुछ पल अकेला छोड़ना चाहता था। वो लौटा तो वो बेहिस सी बैठी थी। कमरे में खामोशी थी। क्या सोच रही हो? जयान आहिस्ता से उसके करीब आया। आज जो कुछ हुआ अभी तक यकीन नहीं आ रहा। उसने हथेलियों पर निगाह जमा दी। कुछ चीजों में हम बेबस होते हैं, मगर आने वाले वक्त को एक साथ खूबसूरत बना सकते हैं। जयान ने नरमी से कहा। और मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी हर खुशी से हर आंसू की जिम्मेदारी मेरी है। अब सो जाओ, तुम काफी थकी हुई हो। अब इशिता ने पहली बार सुकून से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर वो काफी हद तक मुतमईन हुई। सुबह की हल्की धूप पर्दों से अंदर आ रही थी। इशिता भी सो रही थी। इशिता, सुबह हो गई है। जयान चाय का कप हाथ में लिए आहिस्ता से उसके करीब आया। वो पहले तो कसम साई, फिर आंखें मलती उठ बैठी। वो अनजान आवाज पर हैरान थी कि उसके कमरे में मर्द कौन आ गया। जयान बेदार हुआ तो चीजें याद आने लगी। आपने मेरे लिए चाय बनाई है? इशिता ने आंखें मलते हुए कहा। उसके हैरान होने पर जयान ने मुस्कुराते हुए कप उसकी तरफ बढ़ाया। बीवी को पहले दिन से लाड ना करूं तो फिर कब करूं? अगर मुझे आदत लग गई तो? इशिता ने कप लेते हुए शरारत से कहा। मुझे कोई एतराज नहीं। उसने सर तस्लीम खम किया। जयान, आप इतने भी सख्त नहीं। सब कहते थे ये राज सिर्फ तुम्हारे लिए था। चाय का घूंट भरते हुए वो बोला। दोनों मुस्कुराए। छुट्टी की वजह से दोनों घर पर थे। उन्होंने काफी वक्त गीता देवी के साथ गुजारा। शाम में बालकनी में ठंडी हवा चल रही थी। इशिता रीलिंग के साथ खड़ी बारिश देख रही थी। जयान खामोशी से उसके पास आ खड़ा हुआ। बारिश पसंद है? सो मतलब बारिश के बाद फूल पत्ते निखर जाते हैं, मगर बाकी चीजें इतनी गंदी हो जाती हैं कि बारिश का मजा खराब हो जाता है। उसका तजुर्बा बुरा था। थोड़ी सी मेहनत के पीछे इतना बड़ा एडवेंचर मिस नहीं कर सकते। इशिता, जिस तरह हर चीज धुल गई है, तुम भी अपने दिल से बोझ हटा दो। कहना आसान है, हरगिज नहीं। हर इंसान दिल में गम छुपाए है। मुझे देखो, वालिद के साथ कम उम्री में छोड़ गया। वालदा कितने अरसे से बिस्तर पर पड़ी हैं। भाई है तो बाहर जॉब है। उसने अपनी जिंदगी उसके सामने खोल दी। तुम्हें पता है, जितना वक्त घर से बाहर होता हूँ, मॉम की फिक्र लगी रहती है। मुलाजमा पर यूं अंधा एतबार भी नहीं किया जा सकता। वाकई आंटी के साथ ये सब मुश्किल है, मगर मुझे उनकी बात समझ आ जाती है। वो एक्साइटेड हुई। वो तुमसे आगाह है, इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्स देती हैं। ये बात मुझे भी पूछनी है। वो कैसा मुझसे इतनी अपनायत रखती हैं?
मॉम सारा दिन बोर होती हैं, इसलिए मैं घर आकर उन्हें भरपूर वक्त देता हूँ और सारे दिन की रुदात सुनाता हूँ, जिसमें अक्सर आपका जिक्र भी था। और ये जिक्र कैसे होगा, मतलब वो मेरे बारे में सब जानती हैं। हाँ जी, तुम्हारे बनाए बहा बहानों पर तो उनकी आंखें मुस्कुराती हैं। उफ, मैं कैसे उनका सामना करूंगी। उसने चेहरा छुपा लिया। इशिता, हमारी शादी कोई जज्बाती फैसला नहीं, मैंने तुमसे शादी सोच समझकर पूरे दिल से की है। वो सांवली नजरों से इसे देख रही थी। तो मेरे लिए एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, दिल में कोई बात नहीं थी, मगर तुम्हारी बुझी बुझी आंखें मुझे डिस्टर्ब करती। मैं वजह नहीं जानता था, मगर मैं चाहता था कि तुम खुश रहो। सुहानी ने जब सच बताया तो मैंने सच्चे दिल से तुम्हें अपनाया। हालात की वजह से तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा था, इसलिए मैं सब तुम्हें 1 साल बाद बताना चाहता था, मगर मॉम की ख्वाहिश की वजह से तुम्हें सब कुछ पता लग गया। अब भी तुम पर कोई पाबंदी नहीं, सुकून से अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं स्टडी रूम में रहूंगा। पहली रात भी वो वहीं रुका था। वो उठने लगा। क्यों? इशिता की आवाज पर वो रुका। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपका साथ मेरी कामयाबियों में कभी रुकावट नहीं बन सकता। उसने हाथ थाम लिया। कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, ऐसे लगा वो एहसानमंद है। मुझ पर कोई प्रेशर नहीं, मैं इस घर में आपकी बीवी की हैसियत से हूं, तो बाकी बातें भी माननी है। उसका अंदाज अटल था। सोच लो, बहुत बड़ा फैसला कर रही हो। उसका अंदाज जू मायनी था, जिसे समझकर वो बोलने के काबिल न रही। मुझ पर एतबार करने का शुक्रिया। जयान ने मुस्कुराकर इसे अपने हिसार में लिया। सच कहूं तो तुमसे दूर रहना मेरे लिए मुश्किल था। जयान ने बोझल आवाज में कहा, मगर इशिता इस चीज से आगाह हो गई थी। उसने जयान की आंखों में मोहब्बत और तलब देखी थी, इसलिए फैसला किया कि मजीद कोई दीवार खड़ी नहीं करेगी। वैसे मुझे पहले पता होता तो एक और गिफ्ट हमारी रुखसती का भी ले लेता। इसे अफसोस हुआ। आपके साथ ही मेरे लिए काफी है। वैसे आप मुझ पर लट्टू थे, कभी हवा ही नहीं लगने दी। वो शरारत पर उतर आई। ऐसा कुछ नहीं था, वो मुस्कुराया। जब यूनिवर्सिटी में सबको पता चलेगा कि खड़ूस प्रोफेसर जयान अपनी स्टूडेंट पर लट्टू हो गए, वो मजीद छेड़ने लगी। पहली बात, मैं किसी से डरता नहीं। दूसरी, मैं लट्टू अपनी बीवी पर हुआ हूं। उसने हिसार सख्त करते उसकी गर्दन में मुंह दिया तो इशिता को लेने के देने पड़ गए। वो कसम खाने लगी। आप मुझे इजाजतनामा दे चुकी हैं। वो मुकर नहीं सकती थी। आखिर उसने हाथ बढ़ाकर बूंदे हथेली में ली और आंखें मोड़ी। ऐसे महसूस करते जयान के चेहरे पर फेंकी। बहुत शौक है तुम्हें बारिश की बूंदें फेंकने का। आई स्वेयर ये बारिश तुम्हें हमेशा याद रहेगी। उसके अंदाज पर उसके जिस्म पर सनसनी तारी हुई। अच्छू, मुझे फ्लू हो गया। वो धक्का देकर पीछे हटी। मिस बहानाबाज, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। इसे ना रुकते देखकर वो बाहर भागी, जबकि जयान भी उसके पीछे था।